Bohr atomic model. Rutherford model was very path breaking for the field of atoms and all those things. काफी चीजें उन्होंने बताई, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोहर ने कोशिश करी, बोहर ट्राइड टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स. ठीक है, इनका मॉडल थोड़ा सा, बोहर्स मॉडल इज समवट कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड. रदरफोर्ड मॉडल इज क्लियर, सिंपल, है ना, एंड इज आस्क्ड इन स्कूल एग्जाम एंड ऑल दोस थिंग्स. बट बोहर एटॉमिक मॉडल इज समवट कॉम्प्लेक्स. उसके अपन सिर्फ कुछ छोटे छोटे चीजें यहाँ पर देखेंगे 11th क्लास में. ठीक है, बस अपन कोई क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स और ये सब नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना. सबसे बड़ी जो आगे ड्रॉबैक भी है बोहर मॉडल का, बट चलिए कुछ तो समझा है उन्होंने. तो बोहर मॉडल वाज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. उन्होंने मेनली जो वर्क करा था वो हाइड्रोजन के लिए करा था. हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, ऑल दोस थिंग, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बोहर ने सारा काम किया था. चलिए, तो बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट बोहर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चाएं थी मार्केट में कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, एज अ वेव की तरंग की तरह है और पार्टिकल की तरह भी है. आगे और भी चर्चाएं हुई, बट जो बोहर मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन पार्टिकल, दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पर्टिकुलर पार्टिकल. आगे की आप चीजें पढ़ेंगे वो वेव नेचर पे भी होगी इसी चैप्टर में. बट बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर. उसके पहले के जितने भी मॉडल्स थे ये सब एक लॉन्ग टाइम तक पार्टिकल नेचर पे ही बेस्ड थे. वेव नेचर विल कम. तो इतना अब तक वो बहुत कोई खास बात नहीं पढ़ी है अपन ने, सिर्फ पॉस्टुलेट्स और ये सब चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो बोहर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक कि साहब वो समझा नहीं पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं अक्रॉस द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अक्रॉस सोलर सिस्टम, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वो मर्ज क्यों नहीं हो पा रहे, वो नहीं समझा पाए. तो बोहर भाई साहब ने कह दिया, बोहर मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की साहब वो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑल दोस थिंग होना चाहिए. बोहर भैया ने कह दिया नहीं, अरे नहीं. बोहर भैया ने कहा कि कुछ एक फिक्स्ड शेल्स होते हैं, है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. के वाले को बोल दिया फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे कुछ फिक्स्ड शेल होते हैं. और जब इन शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूमे, है ना, whenever in those particular shell when your electron is rotating, then it does not absorb or radiate energy of any matter, of any portion of anything. ठीक है, whenever an electron is moving in a fixed orbital, fixed shell to be precise, fixed shell, है ना, then it does not radiate any energy, does not absorb any in general specific energy, है ना. हर अलती भलती एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बट अगर आपने उसको इनफ एनर्जी दे दी, ये जो डिफरेंस है सेकंड शेल और फर्स्ट शेल के बीच में डिफरेंस है, अगर आपने उसको इनफ एनर्जी दे दी कि वो डिफरेंस को ओवरकम करे, तो फिर वो जाके एक्साइट हो सकता है ना. देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन. अदरवाइज बेमतलब में इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज इट्स पाथ. वो सर्कुलर ऑर्बिट में है तो जैसा था वैसा ही रहेगा, अंदर बाहर बेमतलब नहीं करेगा, है ना, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से एनर्जी ना दो या कुछ ना करो. फिक्स बोल दिया उन्होंने. समझाया कैसे? बहुत ज्यादा नहीं समझाया, बट फिर भी ही गेव सम क्लासिकल थिंग्स, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें बताई उन्होंने. देखते हैं क्या क्या बातें हैं. चलिए, तो एजम्पशंस ऑफ बोहर थ्योरी, बोहर के पोस्टुलेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सब वही बातें हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑर्बिट अक्रॉस द न्यूक्लियस. सॉरी, तो रदरफोर्ड की है, बट इनने थोड़े अच्छे से समझाई, है ना. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द इलेक्ट्रॉन कैन only orbit stably without radiating, ठीक है, any energy. ठीक है, और उन ऑर्बिट्स को बोला गया, मतलब उन चीजों को बोला गया शेल, है ना, शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल. और बोहर ऑल्सो कॉल्ड इज एज बोहर एनर्जी लेवल, है ना, बोहर ऑल्सो कॉल्ड इज एज एनर्जी लेवल, बोहर एनर्जी लेवल, स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड ऑल दोस थिंग. इनकी चीज के अनेकों नाम है, बट शेल बोलो इजी रहेगा. ठीक है, उन्होंने बोला कि हर एक शेल की जो एनर्जी है, उन्होंने तो बोहर बेसिकली हैज डन वर्क ओनली फॉर हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन के लिए बातें करी उन्होंने ना. फॉर हाइड्रोजन द एनर्जी ऑफ ईच शेल इज कांस्टेंट. ठीक है, चलिए, एट अ सर्टेन डिस्क्रीट सेट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जो शेल है उनके बीच में कुछ डिस्टेंसेस है, वो कैसे पता पड़े वो भी इन्होंने आपको निकाल के दिए है ना. ये हैव डन. बोहर्स मॉडल हैज टोल्ड अबाउट रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, एसोसिएशन विद डेफिनेट
These orbits associated with definite energy are also called as energy shell or energy levels, जो आपको बता दिया है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, in this orbits the electron's acceleration does not result in radiation or energy loss as told by classical model of Maxwell and all those things. Bohr says that no, in this orbitals, in this particular shells, electron does not accelerate, does not radiate energy. There is a discrete set of shells available, है ना. चलिए, electrons can only gain and lose energy by jumping from one orbital to another orbital. Jumping, जपंग, है ना. तो जंप करेगा, और वो भी तब जब आप उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दो कि वो जंप कर सके, है ना. इलेक्ट्रॉन कैन ओनली गेन एंड लूज एनर्जी बाय जंपिंग फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिटल. दिस इज इंपॉर्टेंट चीज, वन अलाउड ऑर्बिटल. ऑर्बिट शुड आल्सो बी अलाउड, ठीक है. अलाउड ऑर्बिट टू अनदर अलाउड ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग. या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय एनर्जी. हाँ, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा. बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज लिया था. बोहर यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बोहर सेड दैट इलेक्ट्रॉन कैन लूज और एब्जॉर्ब एनर्जी जो डेफिनेट अलाउड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है. तो लेट सपोज बोहर सेड दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर कोई फ्रीक्वेंसी न्यू आ रही है तो एक कोई एनर्जी शेल है, हायर शेल या लोअर शेल, तो उसमें होगा ना एच न्यू टू, और E1 है उसमें क्या होगा एच न्यू वन. तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करनी है, कितनी रेडिएट करनी है, there's a difference between it. तो एनर्जी डिफरेंस फिक्स होगा H into न्यू1 माइनस न्यू2, ठीक है. फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंस देखा गया अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रिलेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एज आई अर्लियर सेड, बोहर्स थ्योरी इज समवॉट कॉम्प्लेक्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शायद समझ कम ही पड़े, है ना. बोहर ऑल्सो एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम is an integral multiple of a fixed unit. And he said that angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. बट एक मजे की बात है, बोहर ये नहीं समझा पाए कि h upon 2 pi का ही क्यों, मतलब 36 h upon 21 i pi का क्यों नहीं है. तो समझाना मतलब क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे. He has done experiment and he found that the angular momentum of those particular things, he observed that angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. So he told that angular momentum is equal to nh upon 2 pi, where n belongs to integer 1 2 3 4, है ना. n is a principal quantum number. सर ये h क्या है, अरे h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना भैया, 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड, है ना. तो इंपॉर्टेंट चीज का भी है स्कूल तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि हमने बोल दिया कि ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, है ना. बे मतलब एनर्जी रेडिएट एब्जॉर्ब नहीं करते. आप डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, उतना आप एनर्जी डिफरेंस दे दो तो चल जाएंगे, नहीं दे पाओ तो नहीं जा पाएंगे, है ना. उसके अलावा ही टोल्ड दैट द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. और h अपॉन 2 पाई का ही क्यों इंटीग्रल मल्टीपल है, एक्सपेरिमेंटली पाया, ठीक है. तो कुछ ड्रॉबैक्स थे बोहर मॉडल के, कुछ चीजें ऐसी थी. अभी तो बोहर के बारे में वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग कि उन्होंने क्या क्या कैलकुलेशन करे, कैसे रेडियस, कैसे वेलोसिटी आई. बट एक बेसिक अपन ले लेते हैं यहाँ पर कि कुछ ड्रॉबैक्स थे. मेन ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इट वाज प्राइमरी फॉर द हाइड्रोजन एटम्स. होल ऑफ द बोहर स्टडी वाज फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली. अगर आप उसको एक्सटेंड कर भी दोगे तो इट इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, हीलियम प्लस और हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन हीलियम 2, जैसे एक है तो इट इज हीलियम प्लस, है ना. लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए बोहर मॉडल वाज वाह, बट बाकी के लिए बोहर हैज नथिंग टू से. It could not predict anything about all those things, है ना. It couldn't elaborate spectra of multi-electron system. तो अलग अलग पॉइंट हो गए, लाइन बड़ा और क्या, ठीक है. अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी मतलब इट्स नॉट फॉर नाउ बट स्टिल, ठीक है. जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा, है ना. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेड दैट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम of electron at any particular moment could not be predicted, ठीक है. ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अभी आखिरी में आएगा. तो ही वायलेटेड द हेजनबर्ग प्रिंसिपल, क्योंकि इनने तो बोला कि आप
पोजीशन और इलेक्ट्रॉन ये सब बता सकते हो, मोमेंटम एंड ऑल दोस थिंग, ऑल्दो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ, ठीक है। इवन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इन अवर सिलेबस, बट स्टिल कुछ चीजें थी कि जैसे आपके जो स्पेक्ट्रम है, आपका जो स्पेक्ट्रम है, हाउ वी हैव डन कैथोड रे एक्टिव एक्सपेरिमेंट है ना, तो वो कैथोड रेज जो थी, एनोड रेज जो थी, वो दोस वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसी स्पेक्ट्रल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, क्या डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डिफ्लेक्शन है, बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, है ना। तो वो उनको मेनली जीमन और स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, दोज आर नेम ऑफ साइंटिस्ट, नॉट फॉर आवर सिलेबस, बट फिर भी मैंने बोला कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बोहर भैया का मॉडल नहीं समझा पाया था। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दोस थिंग्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज है भाई साहब कि इट इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बोहर ओनली टॉक्ड अबाउट पार्टिकल नेचर, बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल, ही कुड नॉट इवन said a bit about its wave nature, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was not justified by this model। ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में पैरेलली बहुत सारी रिसर्चेस चल रही थी, तो देयर वर सम रिसर्चेस बेस्ड ऑन वेव नेचर, तो बोहर मॉडल से आगे देखा कि क्या बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो दे हैव फाउंड दैट नो, बोहर मॉडल डज नॉट अटर अ थिंग अबाउट वेव मॉडल, he only considered all those things or electron to be of particle nature। तो ये बड़ी चीज है, he could not explain wave nature, this was only valid for single electron species, not for multi electron। और ये भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, he could not explain the effect of external magnetic and electric field, है ना। हिजेनबर्ग वाला पॉइंट मत लिख के आना, ठीक है। एंड ये भी चीज है, it didn't illustrate molecule making process of chemical reaction, chemical reactions में कैसे क्या चीजें होंगी वो बोहर भाई साहब का मॉडल नहीं बता पाया, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो और कुछ थ्योरी फिर विल डू डेरिवेशंस की, एक्चुअल डेरिवेशंस जो बोहर ने करे थे और एक्चुअल चीजें, दोज आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव्स, थ्योरी वेरी कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन चल रहा है कि एनर्जी का रेशियो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस का रेशियो क्या है, वेलोसिटी का रेशियो क्या है, ये सब चीजें विल डिराइव आफ्टर अ शॉर्ट थ्योरी, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोहर मॉडल कि भाई बोहर के पोस्टुलेट क्या थे, वी हैव डिस्कस की बोहर के मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी, बट एक्चुअली बोहर ने काम करा क्या, मतलब ये तो थ्योरेटिकल बातें होगी, प्रैक्टिकली व्हाट हैड ही डन, तो वो बातें आज अपन कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया क्या एप्लीकेशंस थे बोहर मॉडल के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज थी कि बोहर मॉडल जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर था, संगम था एक तरीके से, जो उन्होंने बोला था न्यूक्लियस के अराउंड कोई जैसे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज ये है कि इसको एक तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर, शायद आपने सुना होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, else you will study it in 12th physics as well, है ना। the electrostatic attraction between two charged particles is equal to force is equal to k q1 q2 by r square, k की वैल्यू क्या होती है, k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, है ना। इसको अगर अपन देखें तो 9 into 10 की पावर 9 के आसपास आता है। यूनिट्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यूनिट्स भी आप निकाल लेना, है ना। जूल मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक है। फोर्स नहीं, फोर्स न्यूटन में होता है, न्यूटन फोर्स इज इन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर is the unit of k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 की पावर 9, that is electrostatic attraction between two charged particles। तो बोहर भाई साहब ने बहुत अच्छी चीज बताई, है ना। दुनिया वाले गए बोहर के पास कि भैया बोहर भैया, ये जो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता बेमतलब, भी एक्साइट नहीं होता बेमतलब, कोई रीजन दो, कोई ना कोई फोर्स तो होंगी इसे, ठीक है। तो बोहर भैया ने बोला ठीक है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, है ना, और ये जो इसका यहाँ पर फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो फिजिक्स में पढ़ते हो है ना, mv²/r वगैरह, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नियरली सेम है, तभी वो उसी ऑर्बिट के अक्रॉस रोटेट करते जा रहा है। अदरवाइज अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो कोलाइड हो जाएगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसे छोड़ के ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा। तो उनने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल विल रिमेन सेम, है ना। when electron revolve around the fixed circular orbital then electrostatic force of attraction and centrifugal force are equal। इसी बेसिस पे ये फोर्स है,
एंड देन ये वाला फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये दोनों को इक्वेट करके उन्होंने कुछ तिगड़म बिठाई, कुछ रिएक्शंस लाए, एंड वन मोर रिएक्शंस जो उनकी थी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इन सब चीजों को क्लब करके बोहर भाई साहब ने फॉर्मूले निकाले बहुत सारे। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, है ना। तो अब एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, पहले आप ये ले लो, है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E एंड इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो अलग अलग हो सकता है, जैसे सोडियम का हो तो सोडियम के न्यूक्लियस पे 11 पॉजिटिव चार्ज हो, मैग्नीशियम पे 12 हो, है ना, किसी और पे कुछ और हो, लिथियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो सपोज कोई सा भी एक न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं मेनली, एंड न्यूट्रॉन्स डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर चार्ज। जो चार्ज होगा मेनली प्रोटॉन का होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज इज Ze, तो Q1 इज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज E। ओके, वैसे माइनस होता है बट ठीक है, वो मैग्नीट्यूड, वी आर कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड एज ऑफ नाउ। K इज कांस्टेंट एज आई टोल्ड, है ना, R इज R स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका क्या बन गया, KZ E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, है ना। M कहाँ से आया, अच्छा तो अभी आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसको इक्वेट टू mv स्क्वायर बाय r कर दिया। अरे इतनी जल्दी तो अपन करते हैं, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। तो बोहर भाई साहब ने दो इक्वेशन का मेनली यूज करा, एक तो ये कि k q1 q2 बाय r स्क्वायर, जो मेनली फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड एनी न्यूक्लियस क्या बन रही है आपको, k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने इक्वेट करा किस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरी जो बोहर भाई साहब की थी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू L दैट इज mvr। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम इज mv, p इज इक्वल टू mv। देखो फिजिक्स लगता है, मैं क्या करूं यहाँ पर, चैप्टर में है तो मैं क्या कर सकता हूं। इन फर्दर चैप्टर्स अपन बेसिकली प्योरली केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फिजिक्स लगेगा। तो L इज mv, है ना, momentum is mv and momentum mv across the radius r is angular momentum is equal to mvr. So he said that angular momentum, orbital angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. तो mvr is equal to nh upon 2 pi. इन दो इक्वेशन की हेल्प लेके उन्होंने उस तिगड़म बिठाई। जैसे कैसे तिगड़म करने अपन बिठाते हैं, ये r से r कैंसिल, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपका r क्या आ रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से आपका r आ रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से आपका r क्या आ रहा है, KZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, ठीक है। या फिर छोड़ो, अपने को पहले रेडियस निकालना है ना, पहले रेडियस निकालना है तो आप रेडियस निकालो, तो रेडियस को सब्स्टिट्यूट मत करो, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करो। तो ये क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पे करो m स्क्वायर v स्क्वायर r इज इक्वल टू n स्क्वायर h अप स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और v स्क्वायर को यहाँ से उठा के पटक दो। तो m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ से रखते हैं। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, KZE स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, KZE स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, KZE स्क्वायर अपॉन mr इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, है ना। सो फ्रॉम दिस नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट तो करो भैया, कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब ऐसा थोड़ी, m से mr से एक mr कैंसिल, है ना, उसके अलावा तो कुछ कैंसिल होते दिख नहीं रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, तो E भी नहीं है, K भी नहीं है, Z भी नहीं। तो फाइनली आपके जो रेडियस की इक्वेशन आ रही है, जो आपके रेडियस की इक्वेशन आ रही है, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, n इज प्रिंसिपल नंबर या फिर शेल, द नंबर ऑफ शेल के एलिमेंट में, है ना। L का जो नंबर शेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल वगैरह। तो R आपका क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, ये n है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू mr है तो अपॉन में KZE स्क्वायर, और एक m भी तो नीचे आ जाएगा, है ना। अब बात समझो, ZE के बाद क्या, ZE स्क्वायर है, ZE स्क्वायर क्या यार सर इतना गंदा लिखते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब बात समझो दोस्तों, n स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, h इज कांस्टेंट, h इज कांस्टेंट,
प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड. पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट 10 के आसपास होता है ना. 22/7 इज पाई 3.14. पाई स्क्वायर 10 के आसपास होता है. के इज कांस्टेंट 9 into 10 की पावर 9. Z is not constant. E square is constant. Electronic charge तो सेम ही रहता है 1.609 to 10 to the power minus 19. And M, ये M क्या है? हाँ, mass of electron is also constant. Mass of electron is also constant. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 into 10 to the power minus 31, yeah. Mass of electron is also constant. तो इन सब चीजों का कैलकुलेटिव मेजर लगाया, ठीक है. तो the thing which is not constant is n square and z. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन न्यूमेरिकल्स ऑफ जेई मेंस एंड नीट एंड ऑल दोस थिंग. देखो एडवांस वाला तो इक्वेशन पूरी पूछ सकता है, ठीक है. बस मेंस और नीट वाला क्या करता है कि रेशियोज पूछता है कि n और z फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एंड n और z फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड ये है. तो आप बताइए दोनों का रेडियस का रेशियो क्या है. कितना सिंपल. नहीं, आपको पता होना चाहिए रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो n बाय z से देयर विल बी डिफरेंट आंसर, n क्यूब बाय z क्यूब से देयर विल बी डिफरेंट आंसर, n स्क्वायर बाय z स्क्वायर से भी तो डिफरेंस आएगा ना. तो रेडियस आपको पता होना चाहिए कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस. और इन सबको सॉल्व करने के बाद भैया एक वैल्यू आई कौन है भाई, वो वैल्यू देखते हैं, है ना. तो वही जो मैं बता रहा था वही चीज है. रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n square by z angstrom. Radius is equal to 0.529 n square by z angstrom, radius of particular nth orbit for single electron species. Angstrom क्या होता है? 1 angstrom is equal to 10 की पावर minus 10 मीटर. 1 नैनोमीटर is equal to 10 की पावर minus 9 मीटर, है ना. ऐसे फर्मी भी होता है 10 की पावर और समथिंग. पिकोमीटर इन 10 की पावर minus 12. There is different thing. Fermi is 10 to the power minus 15, and there are separate conversation. मतलब conversions we will study, है ना. We will study whenever there will be a question section of questions. Then we'll do all those things. Right now we are discussing more of theory and less of questions. Okay, but we will discuss that also. तो angstrom और इन सब चीजों में the value of radius comes out to be 0.529 n square by z angstrom. 0.529 n square by z angstrom. और वो चीज मैं एग्जैक्ट आपको अभी कैलकुलेट करके बताई, ये वही चीज है ना. n स्क्वायर बाय z के डायरेक्टली रोशन. अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आ जाओ पीछे, है ना. n स्क्वायर बाय z. अबे यार मानता ही नहीं है तो भाई मान जा. n स्क्वायर बाय z की प्रोपोर्शनल है रेडियस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो तो मैं वेलोसिटी बताऊं उसके पहले क्वेश्चन करवा दूं क्या रेडियस का. करते हैं यार. चलो दोस्तों एक आधी क्वेश्चन लेते हैं बट क्वालिटी क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड आउट radius ratio of electron in second shell of helium plus 2 to lithium. First shell of lithium plus 2. Hydrogen, helium, lithium. Yeah. Find out the radius ratio of electron in the second shell of helium plus 1 to first shell of lithium plus 2. दोनों की दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. कैसे करना सर आप कोशिश करो पॉज करके दोस्तों. ट्राई प्लीज ट्राई, है ना. तो बाकी सब चीजें और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आप बार बार लिख भी दोगे, कांस्टेंट को लिख के आप काट भी दोगे तो सर क्या मजा आएगा. हमें तो बहुत मजा आया. कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो. रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. तो आपको दो अलग अलग कंडीशन है ना. इसका ये ऊपर वाली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन. सो लेट्स फाइंड वेरिएबल्स फॉर दिस. सेकंड शेल का मतलब है n1 इज इक्वल टू 2. n1 मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए जो n की वैल्यू है, फर्स्ट कंडीशन के लिए जो प्रिंसिपल या फिर शेल की वैल्यू है दैट n1 इज इक्वल टू 2, है ना. और z की बात करें तो भाई साहब z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन तो एक है, हीलियम के दो में से अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ही बचा, बट z इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो हाइड्रोजन हीलियम में दो प्रोटॉन है तो n1b2 z1b2. नाउ फॉर सेकंड केस, ठीक है, फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम प्लस 2. तो सेकंड शेल के लिए सेकंड केस के लिए आपका n2 जो है दैट इज 1. सेकंड केस के लिए फर्स्ट शेल लिखा है मतलब n इज 1, है ना. फॉर सेकंड केस n इज 1. नाउ
फॉर सेकंड केस z की वैल्यू क्या आ रही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, z इज 3। तो भैया रख दो रख दो रख दो रख दो। रेडियस इन केस ऑफ फर्स्ट केस अपॉन रेडियस इन केस ऑफ सेकंड शेल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रेडियस इन केस ऑफ 1 अपॉन रेडियस इन केस ऑफ 2, 0.529 से 0.529 कैंसिल है ना, तो क्या आएगा n1 स्क्वायर बाय z1 अपॉन n2 स्क्वायर बाय z2। तो डायरेक्ट रख दो n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन z1 इज 2 अपॉन n2 मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 मतलब 1 ही लिख दो ना सर, ठीक है, एंड z2 इज 3, ठीक है। तो क्या आ रहा है 4/2 अपॉन 1/3, तो 2 into 3 6 आ रहा है वैसे तो, बट फिर भी अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए 4/2 into 1 into ये 3 को पहुंचा दो ऊपर, अरे a/b/c/d, तो ये दोनों समझ, अब a/b/c/d इज इक्वल टू a/bc और d पहुंच जाता है ऊपर 8/bc, तो सिमिलरली है ना, तो ये 2 into 1 नीचे आ गया और ये जो 3 ऊपर चल गया, तो 2 into 3 2 3s are 6, the ratio is equal to 6, that is like something like probable need or probable g means like question है ना, आपसे रेडियस रेशियो पूछा जाता है, तो यू मस्ट नो कि रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, ठीक है। अगर n स्क्वायर बाय z की जगह n बाय z होता तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट, तो ये आपको बोहर पोस्टुलेट से पता होना चाहिए रेडियस के बारे में। चलिए नाउ रेडियस तो आ गई आपकी, रेडियस तो आ गई, नाउ लेट्स फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। तो रेडियस आपकी ये है, वैसे तो आप डायरेक्ट लिखने के बदले ऐसा करो, चलो पूरी इक्वेशन लिख दूंगा एक बार रेडियस की, है ना, ये रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर k, रेडियस कितनी है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर k, रुको रुको जरा पूरा लिखेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर k m e स्क्वायर z, तो ये तो आपका क्या आया, ये आपका रेडियस आया, ठीक है। आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो इसको रख दो उसमें mvr इज इक्वल टू mh अपॉन 2 पाई, सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr, तो v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m और r की जगह आप लिख दो n स्क्वायर h स्क्वायर और ये ऊपर गया 4 स्क्वायर k m e स्क्वायर z, यहां पर ऐसा कर दो, ठीक है। अब देखो कुछ तो कट रहा होगा, हाँ NH से NH कट रहा है, M से M कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहाँ बचा 2 पाई, जो भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, एंड K इज कांस्टेंट, ठीक है, H इज कांस्टेंट, H इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आपकी बच रही है, E स्क्वायर इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी Z बाय N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू Z बाय N, है ना। तो अब वैल्यूज रख देना, पाई की वैल्यू रख देना, k की 9 to 10 की पावर 9, e की रख देना, z तो वैसे भी कांस्टेंट नहीं है ना, फिर h की वैल्यू रख देना 1 टाइम, तो यू विल ऑब्जर्व एक एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पर अपन, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यही है ना जो अपना आ रहा था, वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, z भी e भी कांस्टेंट है, z इज नॉट कांस्टेंट, z बाय n, या अपना भी हो जाएगा z बाय n, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथियों, मित्रों। रेडियस इक्वल 0.529 n स्क्वायर बाय z, पर पूरा बोलना 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, मीटर नहीं है भैया, निपट जाओगे मीटर बोल लिया तो, 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, रटो घोटो पियो, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ओके सर, ओके। तो वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 2.18 into 10 raised to power 8 z by n सेंटीमीटर पर सेकंड, और टू बी प्रिसाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.186, बट 180 लिख दो, इनटू 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकंड, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, 6 बचा। मैं कह दूंगा ये प्रेफर करूंगा, याद रखना, इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड आई वुड प्रेफर कि आप मीटर पर सेकंड में याद रखो, है ना। बट देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी भारी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती थी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड है, तो सिर्फ 100 ही गुना का फर्क है 100 ही गुना का फर्क है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी में, इट्स नॉट वेरी बिग, ठीक है। वहां तो सीधी सी बात है ना। तो वेलोसिटी रटो,
Radius is equal to 0.529 n square by z. Okay, sir. Velocity is equal to 2.18 into 10 की power 6 z by n मीटर पर सेकेंड. चलिए z by n. सुनो, आओ वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन में अब अपन रेडियस रेशियो की जगह वेलोसिटी रेशियो निकाल ले तो उसी क्वेश्चन में फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में. हाँ सर पीछे भी जा सकते हैं, कोई जिंदगी में पीछे जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जा सकते हैं, नो इश्यूज है ना. तो ये तो फिर से अपना वही है रंगारंग कार्यक्रम. अरे आ जा बेटा आ जा. क्वेश्चन, अरे ओ क्वेश्चन, सब जगह ही खत्म हो गई यहाँ पे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आपको तो वैसे भी रेडियस का रेशियो के बाद वेलोसिटी का रेशियो लेना था. तो v1 by v2 इज इक्वल टू z by n. तो z1 by n1 अपॉन z2 by n2. करो जल्दी करो, सॉल्व करो है ना. v1 by v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by. सर वो कौन लिखा 2.1 मीटर पर सेकंड. अबे वो तो कटेगा ना बे. तो क्या हुआ z1 by n1 अपॉन z2 by n2. चलिए वेलोसिटी वन z1 क्या है आपका, z1 है 2, n1 है 2, तो 2 by 2 1 अपॉन z2 is 3, n2 is 1 3. तो वेलोसिटी 1 by वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 1 by 3. यहाँ पे याद रखना n स्क्वायर बाय z था, वहां पर z by n है, याद रखना. ठीक है, चलो दोस्तों, मुझे पता है आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं इस चैप्टर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑल्दो आप सपोज मानो आपका कोई इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, ना यहाँ तक, इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा है. तो इनिशियल पोजीशन पे जब वो इन्फिनिटी से चलना चालू हुआ होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 और काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ है ना, कुछ E. और जब वो यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रेडियस r नॉट तक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसके आगे वो नहीं आ सकता, तो जब वो यहाँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहुंचा होगा तब उसकी फाइनल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी होगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ P या कुछ E. तो रिमेंबर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना. तो इनिशियल टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेज 1 बट काइनेटिक एनर्जी एट स्टेज 1 इज इक्वल टू है ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. सारा फाइनल क्या कर रहे हो, अगर किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे होती तो कंजर्व नहीं होती क्या, तो भी कंजर्व होती. काइनेटिक एनर्जी एट इंटरमीडिएट स्टेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंटरमीडिएट स्टेज है ना. आइए बताइए, तो एनर्जी, नेट एनर्जी इज कांस्टेंट. रिमेंबर नेट एनर्जी इज कांस्टेंट. और शायद आपको फॉर्मूले पता ही होंगे कुछ चीजों के. कि एक और चीज बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, K-Q1 Q2 by R square. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज K-Q1 Q2 by R square. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है K-Q1 Q2 by R है ना. एनर्जी और फोर्स में यही डिफरेंस है, फोर्स में होगा R square, तो फोर्स इंटू रेडियस इज इक्वल टू एनर्जी बोल सकते हो है ना. फोर्स इंटू रेडियस इज इक्वल टू एनर्जी आप बोल सकते हो. तो K-Q1 Q2 by R square होता है फोर्स में, एनर्जी में होगा K-Q1 Q2 by R. और मेनली पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आपकी सीधी सपाट है हाफ mv², वो तो बचपन से पढ़ते हैं, हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस K-Q1 Q2 by R. ओके, सो नाउ ये थोड़ी कार्यक्रम करें है ना. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है -13.6 z² by n² इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट. बट विल स्टडी इट, अपन बात करते हैं इसके बारे में है ना, बात अपन करते हैं. बट मेन चीज एट पर्टिकुलर पॉइंट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² whereas पोटेंशियल एनर्जी एज आई टोल्ड K-Q1 Q2 by R. K-Q1 Q2 by R. ठीक है, K-Q1 Q2 by R whereas this charge is Q है ना and this charge is ZE. But remember the charge of electron is -2 क्योंकि चार्ज माइनस में होता है ना इलेक्ट्रॉन का, -1.6 into 10 power -19, whereas charge of proton is positive. तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी रखोगे तो K into Q1 that is ZE into Q2 that is equal to -E by R. तो it will become minus of K ZE² by R. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई. बट रिमेंबर, तो सर इसका क्या करें, रिमेंबर करो. तो V² का जो फॉर्मूला वहां से आया था, चलो वापस चले वहां पर है ना. जो V² का जो आपका फॉर्मूला आया था 2π² KME² Z, 2π
ये तो v का फॉर्मूला था ना, 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच बेटर मिनट, 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड, 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ v, नॉट v स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ v, 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच। ठीक है, तो जब v स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब पाई, पाई स्क्वायर कैसा आएगा वेलोसिटी, अच्छा पाई होगा, पाई स्क्वायर का वेलोसिटी में अपनी में क्या आया था, मैंने भी तो करा था सॉल्व शुद्ध देसी तरीके से, पाई स्क्वायर नहीं आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया था, 2 पाई ही आएगा, 2 पाई के आएगा, पाई स्क्वायर नहीं आएगा वेलोसिटी में। ठीक है, पाई स्क्वायर नहीं आएगा, 2 पाई कर लेना स्क्वायर, बस मत हट, मैं तो यहाँ पे सी कर लेता हूँ ना, इतना का लोड ले रहा हूँ, 2 पाई के एम ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच। मेरे को तो अभी भी पूरा भरोसा नहीं कि वो भी सही है कि वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी स्क्वायर हो गया इंटू हाफ इंटू एम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या चल रहा है भाई, तो वो तो फिर कहाँ से मैच करेगी। अच्छा, फिर रेडियस का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, अरे यार रेडियस का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा ना, या तो मैं उल्टा कुछ कर दूं क्या, ऐसा करूं कि यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला भी लिख दूं और वहां पे बी का फॉर्मूला भी लिख दूं, या तो कुछ और कर दूं, रुको मैं या तो एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूला लगा देता हूँ, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, तो वेलोसिटी स्क्वायर कितना हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर ये सब हटाओ, खट खट खटा खट 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 खट, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वेलोसिटी हो गया। अब हाफ इंटू एम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, हाफ इंटू एम करोगे तो एक एम से एक एम कैंसिल है ना, तो ये आर स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर कहाँ से आया, हाँ आर स्क्वायर ही आएगा ना जब बी स्क्वायर करोगे। ठीक है, और फिर आर स्क्वायर वगैरह को आप सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ कर देना एन स्क्वायर एच स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि अभी तो ये एन और एच के टर्म में और ये तो के और जेड के टर्म में, तो आपको ना आर को भी एन और जेड के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो आपने रेडियस का फॉर्मूला निकाला ना, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप आर को सब्स्टिट्यूट कर देना इन टर्म्स ऑफ एन एच के जेड वगैरह, इन टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो यू विल फाइंड, सही बोलो मजाक नहीं कर रहा हूँ, करके देखना सही में आएगा, तो हमने तो करा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वो चीज हो रही है कि मैं नहीं कर रहा। तो भैया आप ये पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट एक और चीज है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस, ही आप पाओगे जब सॉल्व करोगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है तुम्हारी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और माइनस ऑफ ट्वाइस प्लस ऑफ ट्वाइस, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस समझ रहे हो कि नहीं, टोटल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह रख दो -2 kg, तो -2 kg प्लस kg, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, अब चार समझ रहे हो यार कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह रख दो -2 kg, तो ये बन गया माइनस ऑफ kg, है ना। अब टोटल एनर्जी निकालो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे लिखा है वैसे अपन ने, है ना।
आगे वी हैव इंक्लूडेड दिस ऑल थिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी की, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपकी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, समझ लो नहीं समझ समझाता हूँ फिर से समझो। काइनेटिक एनर्जी या फिर ऐसे लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विथ माइनस साइन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विथ माइनस साइन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेम ऑफ टोटल एनर्जी बट विथ माइनस साइन, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में निकाले तो काइनेटिक एनर्जी की जगह रख देना माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल ऑफ डबल ऑफ टोटल एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंस है। वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज टोटल एनर्जी, बट जब वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है तो माइनस होती है और टोटल एनर्जी का डबल होती है तो प्लस होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पहली चीज, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। चल टिल नाउ वी हैव स्टडीड द वेरियस रिलेशंस ऑफ बोहर मॉडल कि साहब रेडियस कैसे निकालें, वेलोसिटी कैसे निकालें, एनर्जी कैसे निकालें, ऑल दोस थिंग्स, है ना। रेडियस 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड में कर लेना होता इनटू z/n, एंड एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बेशक, है ना। पूरी यूनिट भी याद रखनी है, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर। रेशियो भी कोई पूछ लेगा, वैसे टाइम पीरियड भी पूछते हैं, टाइम पीरियड में n³ आता है, बट विल डू दैट इन न्यूमेरिकल सेक्शन अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट बोहर मॉडल। अच्छा, वी हैव आल्सो डिस्कस टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन। जी बिल्कुल, ठीक है। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम बट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। बट मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस था वो अपन देख चुके थे। ओके, सम छोटे छोटे से postulates, some important postulates, छोटी छोटी चीजें, कुछ definitions you must know that what is ground state, है ना। The ground state is the lowest energy state of any atom or any ion is called as the ground state। जो lowest state है, जो concentration में है ना, that is ground state। और excited state मतलब whenever it is excited, ठीक है। States of atom other than the ground states are called as excited state। एक होती है ground state, normal जिंदगी, आम जिंदगी, पेमेंटोस जिंदगी नहीं, इट इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर एटम और आयन इज एक्साइटेड, है ना, तो द स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इसमें भी सपोज मानो कि आपको दे रखा है ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है, सपोज ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू n इक्वल टू 1, तो इसकी सॉरी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी n इज इक्वल टू 2। कई बार ऐसा लिखा रहता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो भाई साहब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल आल्सो बी n is equal to 2 if your ground state is n equal to 1। that would be given in the question itself ना। अगर ऐसा लिखा हो दोस्तों सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अगर लिखा हो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो अगर ग्राउंड स्टेट आपकी n is equal to 1 है, देन एक्साइटेड स्टेट अगर n equal to 2 है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी n is equal to 3। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी जब n की वैल्यू 3 होगी। तो ऐसे कर करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर दिया जाता है। जैसे सर क्यों बता रहे हो, बिकॉज यार लेट्स सपोज फॉर अ क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड दैट फाइंड द एनर्जी रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर लिथियम +1 आयन, लिथियम +2 आयन in n is equal to 2 ground state and its second excited state। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब जो आपकी ग्राउंड स्टेट है, +1 करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, +2 करोगे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो आपकी n की वैल्यू आएगी, z तो सेम ही रहता है। चलिए और कुछ डेफिनेशंस। आयोनाइजेशन एनर्जी, मेनी ऑफ यू माइट नो कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, जो अपनी है थोड़ा सा डेफिनेशन इधर उधर है। बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिर्फ ये तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहे हो, यहाँ की बताओ थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मतलब
आयनाइजेशन एनर्जी सेम बट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट एंड शेल इज डिफरेंट, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ग्राउंड स्टेट मींस द स्टेट अंडर कंसिडरेशन, जिस स्टेट के बारे में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन को आपको n इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब तारों के शहर में, है ना, n इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब यू हैव टू जस्ट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू इंफिनिटी में ले जाने पे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और ऑफ आयन, ठीक है। तो आयनाइज करना है तो ग्राउंड स्टेट से लेकर n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक आपको ले जाना है, उसको मुक्ति दिलानी है। तो व्हाट विल बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ही भाई एक दूर का रिश्तेदार आयनाइजेशन पोटेंशियल, just one and the same thing, it is the potential difference. Ionization energy is the energy required to remove an electron, है ना, not electron तो anything, जनरली तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं ना, एटम से इलेक्ट्रॉन को ही रिमूवल और ये सब चीजें होती है तो इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ओके। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है साहब, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy become equal to the ionization energy of the atom. सर क्या बनाती हो आप? अरे ionization potential, nobody asked the definition of ionization potential. Important definition is of ionization energy. बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ionization energy जैसे बताया आपको भाई है ionization potential का, and energy and potential, ionization energy and potential are brothers of each other. So what is ionization potential? It is the potential difference required to accelerate the electron, ठीक है, to accelerate the electron such that its kinetic energy became equal to the ionization energy. One and the same thing, है ना, वही है, वक्त वही, मतलब सेम बातें हैं, ठीक है। This is the potential difference and this is the energy required. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो एनर्जी कितनी लग रही है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना लग रहा है, इफ यू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक दो डेफिनेशंस और एक्साइटेशन एनर्जी, फिर से बोल रहा हूँ, दिस आर जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट। एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली, इन आयनाइजेशन एनर्जी वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी, whereas in excitation energy we excite or de-excite an electron from a particular state to another particular state. That's the difference, ठीक है। The energy required to move an electron from the ground state of the atom to any other state of the atom. What is excitation energy? Excitation energy is defined as the energy required to remove an electron from the energy required to excite an electron from a ground state to any particular excited state. अगर आपसे बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो वहां ले जाना, सेकेंड में बोला है तो वहां ले जाना, ठीक है। The energy required to move an electron from ground state to any ground state of the atom to any other excited state, any other state of the atom is called as excitation energy. और इसी का एक जुड़वा भाई है excitation potential, ठीक है। Excitation potential is the potential difference through which an electron must be accelerated from rest so that its kinetic energy became equal to excitation energy. That's nothing new. ये भी कोई नहीं पूछता है साहब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, बट वही है, फर्ज है साहब, है ना, ओके। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल्स आर ब्रदर्स, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। इट्स लाइक समवॉट थोड़ी सी अलग है ये, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बट बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट ओनली दिस, फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में और आगे भी आएगी, काइनेटिक्स वगैरह में भी, यहाँ भी है। तो बाइंडिंग एनर्जी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो सब एक जैसी तो लग रही है, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी इज अ ब्रॉड टर्म, बाइंड करके रखा हुआ एनर्जी, उस बाइंडेड चीजों को तोड़ना है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, कि सब इलेक्ट्रॉन को वी हैव टू एक्साइट from n is equal to ground to n is equal to infinity. But binding energy is not only for electron. ये वाली तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही है,
ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। बट ब्रॉडली बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड आल्सो फॉर न्यूक्लियस एज वेल, फॉर अदर एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेल। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के लिए भी होती है साहब, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, दूसरी चीजों के लिए भी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज अ ब्रॉडर सेगमेंट, इट्स अ ब्रॉडर वर्ड। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो तो बाइंडिंग एनर्जी एंड आयनेशन एनर्जी आर नॉट वेरी डिफरेंट, है ना, एक ही थाली के बने, जो भी हो, है ना। चलिए, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी एंड आयनेशन एनर्जी आर नॉट वेरी डिफरेंट, बट आयनेशन एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, वेयर इज बाइंडिंग एनर्जी कुड बी डिफाइंड फॉर न्यूक्लियस एंड अदर स्पीशीज एज वेल। उनको बाइंडेड चीजों को, जो बाइंडेड चीजें हैं उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी।